नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कौन से रोग में कौन सी रोटी खानी चाहिए या कौन से आटे की बनी रोटी खानी चाहिए। तो सबसे पहले गेहूं के बनी रोटियां के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मली जब गेहूं का आटा पीस कर हम उसे गूंथते हैं और तवे पे जब उसको हम सेकते हैं तब जो गेहूं की रोटी तैयार होती है वह खास करके वात के रोगों में अच्छी होती है। वात के रोग यानी अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा हो या आपके शरीर में रूखापन आ गया हो, अनिद्रा की शिकायत आपको रहने लगी हो और अन्य जो भी 80 प्रकार के वात रोग हैं, उन सभी में आपको गेहूं की रोटी काफ़ी लाभदायक रहती है। इसके अलावा अगर आपकी शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं या कोई शारीरिक अंग कमज़ोर हो गया है या जैसे जिनके दांत जो है वह मजबूत ना रहते हों, तो उनको भी गेहूं की रोटियां ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह अंगों को स्थिर करने वाला बताया गया है। पित्त को ये नॉर्मल रखती है, न बढ़ाती है न घटाती है। इसके अलावा यह कफ को जरूर बढ़ाती है। तो जिन लोगों को कफ के रोग हैं, यानी कि जो जिनके अंदर मोटापा है या फिर जिनको खांसी है या फिर निरंतर जुखाम रहता हो या फिर जिनको साइनाइटिस की दिक्कत हो, नज़ला जिसे कहते हैं, तो उन सब रोगों में गेहूं की रोटी आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यह उस चीज़ में उनको बढ़ाता ही है। आपने कभी नोटिस भी करा होगा, जब आपको खांसी हो रखी हो और आप गेहूं की रोटी ही खाते हैं तो आपको ज़्यादा खांसी आती है, कफ भी ज़्यादा बनता है। जो आप खखारे करके जब थूकते हैं तो गेहूं की रोटी खा करके अक्सर ही ऐसा देखा गया है। इसी प्रकार से एक अंग कर्किटा बोली जाती है, जिसको बाटी भी कहते हैं आयुर्वेद में। आपकी साइड क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं उसका प्रोसेस बता देता हूँ, हो सकता है आपकी जगह जिस जगह आप रहते हो उसको कुछ अलग नाम से बुलाते हो। नॉर्मल इसमें होता क्या है कि जो गेहूं का जो आटा होता है उसे वैसे ही पानी में गुथ करके उसकी रोटियां बना लेते हैं, लेकिन उसको तवे पे सेकने की बजाय डायरेक्ट जो अंगारे होते हैं कच्ची रोटी को डायरेक्ट उनके ऊपर रख कर ही सेक देते हैं। तो यह भी गेहूं की रोटियों की तरह ही काफ़ी हष्ट-पुष्ट करने वाली होती है और बल और वीर्य को बढ़ाने वाली होती है। इसके अलावा यह जिन लोगों का सेक्स की समस्याएं हैं वह भी गेहूं के आटे से बनी रोटियां या फिर जो ये बाटी होती है उसका सेवन कर सकते हैं। मेनली जो गेहूं की रोटियों के लिए बताया था कि जो कफ के रोगी हैं, जिनको खांसी जुकाम है, वह उनका सेवन ना करें। लेकिन जो यह बाटी है जो डायरेक्ट अंगारे पे सेक कर बनाई जाती है, यह खास करके खांसी जुकाम और नज़ले वाले को विशेषकर सेवन करना चाहिए, अगर आपके पास गेहूं के आटे के अलावा कोई विकल्प नहीं है तो। अगर गेहूं के आटे के इस तरीके से बनाई गई रोटियों का आप सेवन करते हैं तो आपकी खांसी जुकाम और कफ के रोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। या फिर जिनको वेट लॉस करना है, तो यह क्योंकि कफनाशक होता है तो यह वेट लॉस करने के लिए भी आप इन्हीं रोटियों का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद आती है जौ की बनी रोटियां। तो जौ की बनी रोटियां कैसी होती हैं, यह थोड़ी पचने में हल्की होती है, इजी टू डाइजेस्ट होती है और यह रुचिकारक भी होती है, बलकारक भी होती है, पुष्टिकारक भी होती है। और उसके अलावा यह रोटी वात के रोगों को बढ़ाती है, वात कारक होती हैं। तो वात कारक यानी कि जिन लोगों को वात की समस्या है, जिनका वात बढ़ा हुआ हो, उनको इस रोटी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि जो थोड़ा ठंडा भी होता है और वात को ठंडी चीज़ें पसंद नहीं होती, तो यह वात कारक होने की वजह से वात के रोगों को और बढ़ा देगा। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द रहती हो, नींद ठीक से ना आती हो और उसके अलावा गैस आदि बहुत ज़्यादा बनती हो, तो वह भी इस रोटी की बनी हुई का सेवन न करें। हाँ, जिनको कफ और पित्त के रोग हैं वह इस रोटी का जरूर सेवन करें। जिनके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बन रही हो या फिर खांसी नज़ला जुखाम आदि बहुत ज़्यादा हो, कफ का निरंतर आपके छाती में जमा रहता हो या फिर लीवर में गर्मी, पेट में गर्मी हो या फिर हाई बीपी हो, खून में पित्त अगर आपके चला गया हो, तो ऐसे रोगों में आपको जौ के आटे की बनी रोटियां आप खा सकते हैं। और इसके अलावा यह पुष्टिकारक तो है ही, बलदायक भी है और इसके अंदर अन्य गुण भी पाए जाते हैं। फिर उसके अलावा जो आता है वह है चने की रोटी, यानी कि बेसन की जो रोटी होती है उसके गुण क्या बताए गए हैं। तो चने को वात कारक बताया गया है और यह रूखा होता है, और रूखा अगर होगा तो यह वात के रोगों को बढ़ाएगा और कफ को घटाएगा। तो जिन लोगों को वात की समस्या है, वात दोष अधिक बढ़ा हुआ है, तो वह ना तो चने की दाल खाएं ना ही चने की रोटी खाएं। और जिनको कफ और पित्त की दिक्कत है,
जैसे कि अभी मैंने जौ की तरह बताया, तो उसमें भी आप चने की रोटी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जिनका वात अधिक बढ़ा हुआ हो वह सेवन न करें। और उसमें भी जिन लोगों को नेत्रों के अगर कोई रोग हो, तो नेत्रों के रोगियों के लिए भी यह अच्छी नहीं बताई जाती। तो जिनको नेत्रों के रोग हो वह भी इसका सेवन न करें, या फिर जिनको चश्मा वगैरह चढ़ा हुआ हो तो वह भी इसका सेवन न करें। इसके अलावा यह थोड़ी पचने में भारी भी होती है, तो जिनकी डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता वह इसका सेवन न करें। फिर उसके बाद जो आता है वह है बाजरा। बाजरा का जो आटा होता है वह उसके अंदर आप उसको नॉर्मल गेहूं की आटे की तरह गूंथ नहीं सकते, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाया और वह तुरंत की तुरंत तैयार हो जाता है और तुरंत ही तुरंत सेक लिया जाता है। केवल बाजरे की बनी रोटी आजकल बहुत ही कम महिलाएं रह गई हैं जो केवल बाजरे की ही रोटी बनाना जानती हों। जो भी जानते हो, बाजरा वैसे तासीर में गर्म होता है और सर्दियों में इसका विशेषकर सेवन किया जाता है। यह थोड़ा पचने में भारी होता है और वात नाशक होता है यह। तो इसमें आप वात के जो रोग होते हैं उसमें आप इसका जरूर सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा कफ के रोगों को भी यह नाश करता है और इसके अलावा पित्त को न बढ़ाता है न घटाता, पित्त को यह सम रखता है। लेकिन जो केवल बाजरा है उसका केवल बाजरे का ही अधिक सेवन नहीं करना चाहिए हर किसी को। जिनकी पाचन क्रिया बहुत ज़्यादा अच्छी होती है केवल उन्हीं लोगों को इसका सेवन करना चाहिए, अदरवाइज इसमें गेहूं वगैरह का आटा मिला लेना चाहिए। तो अब आप समझ ही गए होंगे कौन से रोग में आपको कौन सी रोटियां खानी हैं। तो आप अगर कंफ्यूज हो गए हो तो आप केवल एक आटे का बनी हुई रोटी न खाएं। आप गेहूं के आटे में जैसे जैसे रोग बताए हैं उसके अनुसार आप इसमें गेहूं के आटे में जौ भी मिला लीजिए, या फिर जौ और बेसन मिला लीजिए, या फिर गेहूं और जौ का आटे से बने खा लीजिए। इस तरीके से आप खुद ही उसमें आटा मिला करके अपनी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। सर्दियों में विशेषकर गेहूं और बाजरे का मिक्सचर में आप खाना खा सकते हैं। और जिनको वात की समस्या हो तो उसको अगर वो वात वाला आटा मिलाना हो तो बहुत ही कम मात्रा में मिलाकर खा सकते हैं। गर्मियों में आप गेहूं और जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जौ ठंडी होती है। तो इस तरीके से गेहूं में अलग अलग आटे आप कभी कभार मिला करके अगर खाते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा विशेष लाभप्रद आपकी बीमारियों के लिए होगा। और ध्यान रहे आटा हमेशा मोटा पिसवाएं ताकि उसके अंदर फाइबर जो है वह खत्म ना हो। और फाइबर अगर आपके शरीर में जाएंगे तो आपको ना तो हार्ट की संबंधित कोई बीमारी होगी, ना रक्त से संबंधित कोई बीमारी होगी, और ना ही पेट से संबंधित कोई बीमारी होगी। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।